नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो देखो, आज हम जो आपका हिस्ट्री जो है आपका आधुनिक इतिहास क्लास 12th का, तो उसका जो है पहला अध्याय है। वैसे तो ये नौवा है, ठीक है। तो आपका जो अध्याय है जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, ये जो आपका चैप्टर है इसका मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें ताकि आपको पूरा जानकारी हो सके। तो देखो, इसका एक टॉपिक है वो समझते हैं हम। इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया, या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त की विशेषता क्या है। तो पहले आप ये समझो कि इस्तमरारी बंदोबस्त है क्या। देखो, इस्तमरारी बंदोबस्त जो है वो उसको हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं और उसे हम इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसका मतलब यही है कि जो किसान है वो अपने भूमि पर, अपने ज़मीन पर या फिर किराए की ज़मीन पर अगर खेती करता है या फिर अपने ज़मीन पर करता है, तो वो पैसा जो है वो ज़मींदार को जमा करेगा, उसको देगा, और ज़मींदार सीधा अंग्रेज़ों को दे देगा। तो जो किसान ज़मींदार को दे रहा है और ज़मींदार जो है अंग्रेज़ों को दे रहा है, तो इसकी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त। अब देखो, स्थायी बंदोबस्त में ये था ना कि जो किसान है उनकी मतलब उनका जो पैसा है वो फिक्स कर दिया गया था। जो राशि है, जो पैसा है, ठीक है, वो फिक्स था। भले ही जो है किसान खेती ना करे, भले ही उसको उसका कमाई ना हो, लेकिन अगर फिक्स हो गया, मान लो एग्जांपल लेता हूँ कि हर किसान 2,000 रुपये देगा हर महीने। अब भले ही वो खेती करे या ना करे, पैसे उसके पास हैं या नहीं है, लेकिन किसान जो है ज़मींदार को देगा और ज़मींदार जो है सीधा जाकर अंग्रेज़ों को दे देगा। यहाँ पर अंग्रेज़ सीधा नहीं आएगी यहाँ पर किसानों से पैसे मांगने कि आप पैसे दे दो। वो जो है ज़मींदार के ज़रिए पैसे लेते हैं। अगर मान लो ज़मींदार के पास पैसे नहीं है, वो किसान से नहीं ले पाया, तो ऐसे में क्या होता है ना कि उनका जो ज़मीन है उसको नीलाम कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस्तमरारी बंदोबस्त आप ये समझो, इस्तमरारी बंदोबस्त जो है वो सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जो भारत में आई थी लगभग 1600 ईस्वी, आप मान सकते हो। जब ये आई थी तब इसने जो है अभी यहाँ पर ये किया था 1793 में कि जो राजस्व है, जो ज़मींदार को जो किसान पैसे देगा और ज़मींदार जो है सीधा अंग्रेज़ों को पैसे देगा, तो वो जो राजस्व है जो पैसे हैं वो एकदम फिक्स हो गया था, निश्चित हो गया था, ठीक है। अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि भाई हम पैसे कम नहीं लेंगे, ज़मींदार को कह दिया था। तो ज़मींदार के ऊपर प्रेशर था, वो सोचा कि अब मुझे जो है किसानों से जो है पैसे लेना पड़ेगा और मुझे सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा। तो समझ गए, इस्तमरारी बंदोबस्त में ये होता है कि जो किसान हैं जो खेती करते हैं भूमि पर, वो पैसे जो है किसानों को ज़मींदारों को ला कर देगा और ज़मींदार सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों को लाकर दे देगा। इसी को कहते हैं हम इस्तमरारी बंदोबस्त। अब जो अंग्रेज़ है वो डायरेक्ट किसान से पैसे नहीं मांगेगी, वो सीधा आएगी अपने ज़मींदार पर और ज़मींदार से सीधा पैसे वो मांगती है, ठीक है। जमा करना होता था वहाँ पे जाके। तो ये है हमारा इस्तमरारी बंदोबस्त। समझ गया लागू कब किया गया। इसके तहत क्या हुआ, अगर मान लो कोई ज़मींदार पैसे ना दे पाए, वो ना दे पाए, पैसे देने में चूक कर रहा है, वो ठीक है नहीं दे रहा है, तो ऐसे में क्या होता है ना, ज़मींदार की जो भूमि है, ज़मीन जो है, उसको जो है सीधा नीलाम कर दिया जाता था। नीलामी तो आपको पता ही होगा, जो पैसे लगाते हैं, ठीक है, और फिर गिनती गिनते हैं 1 2 3, इसको कहते हैं नीलामी। तो नीलाम कर दिया जाता था। अगर नीलाम हो रहा है किसी भी ज़मींदार का ज़मीन, तो वो जो है उस ज़मीन को अंग्रेज़ों से कैसे बचाता था, ये भी एक टॉपिक है, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। वैसे मैं बताता हूँ, मुझे को एक फ़र्जी बिक्री था। फ़र्जी बिक्री एक पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा अपने ज़मीन को बचाने का। दूसरा हो जाएगा महिलाओं के नाम अपने ज़मीन को कर देना, क्योंकि उस समय रूल ये था ना कि महिला के नाम अगर वो ज़मीन है, तो जो हमारे अंग्रेज़ हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, वो पैसे नहीं लेते थे महिलाओं से। इसलिए बहुत ज़मींदार ये थे जो अपने जो ज़मीन है उनका, वो जो है किसी महिला के नाम कर देते थे ताकि जो उनका ज़मीन है वो बच जाए नीलाम होने से। समझ गए। और देखो यहाँ कुछ और भी पॉइंट है कि उनसे अगर राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाओं को अगर नीलाम किया जाता था, तो वो विभिन्न जो है ना प्रक्रिया को अपनाते थे, बचाते थे। चूँकि बर्दवान के एक राजा थे, ज़मींदार थे। और ये समझो आप, साइड में आपको बॉक्स दिखेगा, राजा शब्द जो है ना, ये अक्सर हम शक्तिशाली ज़मींदारों के लिए भी उपयोग कर लेते हैं। जो शक्तिशाली ज़मींदार है, जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, भूमि ज़्यादा है, उसको हम राजा कह देते हैं। साइड में आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा,
ठीक है, तो इसको हम कह रहे थे राजा। तो हम यहाँ पे इसको राजा भी कह सकते हैं और ज़मींदार भी कह सकते हैं। तो यही था, ठीक है, उनकी संपदाएं नीलाम होती थी। तो ऐसे ही जो है ना, एक बर्धमान नामक एक जगह था, वहाँ के जो राजा थे, मतलब किसान जो ज़मींदार जो थे, शक्तिशाली ज़मींदार, उनको हम राजा कहते हैं। तो वहाँ के जो राजा थे, उनका जो है ज़मीन नीलाम किया गया, लेकिन वो बच भी गया। नीलाम तो किया गया, लेकिन वो जो है राजा वापस उस ज़मीन को ख़रीद लेता है फर्जी बिक्री के ज़रिए। ठीक है, नीलामी में जो है बहुत सारे लोग आते हैं। ये आपका अगला टॉपिक बन जाएगा कि बर्धमान में की गई एक नीलामी। बस आपका ऊपर टॉपिक था कि इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया, ये आपको समझना था, जो मैंने आपको समझा दिया है। आगे एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको 5वीं रिपोर्ट समझाऊंगा। ठीक है, और ये बताऊंगा कि जब ज़मींदार जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अगर ज़मींदार का जो भूमि है उसको अगर बेचना चाहता है, नीलाम करना चाहता है, तो जो ज़मींदार है वो कैसे बचाता था उस ज़मीन को। ठीक है, तो ये समझेंगे हम अपने अगले वीडियो में। ठीक है, बहुत ईजी था। ठीक है, देखो स्थायी बंदोबस्त जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके पेपर में आता भी है, और इसे हम इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा जो प्रेशर है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ज़मींदार के ऊपर रहता है, ना कि किसान के ऊपर। अंग्रेज़ों को किसान से मतलब नहीं था, ज़मींदार से मतलब था, जो उस जगह के जो ज़मींदार होते थे वो। अब ज़मींदार कौन होते हैं आपको पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल विस्तार से पढ़ना है, एक एक पॉइंट समझना है, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हो, क्लास 12th हिस्ट्री का। वहाँ मैंने आपको जो है इस चैप्टर करा दिया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।